Join Forum IAS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IAS Rank 1 Shruti Sharma. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली द हिंदू एनालिसिस बाय फोरम आईएएस। आज के द हिंदू एनालिसिस में 3 टॉपिक्स लिए हम डिस्कशन के लिए। पहला टॉपिक है डेमोक्रेसी पे। ये करंट अफेयर्स का टॉपिक नहीं है, लेकिन द हिंदू में एक अच्छा एडिटोरियल निकला था कि लोकतंत्र में कैसे जो इनइक्वालिटी है, इनकम इनइक्वालिटी है और इलेक्शन का जो पैसे का इस्तेमाल होता है, ये दोनों कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसी मेकिंग को। तो ये होगा हमारा पहला डिस्कशन। एग्जांपल लिया जाएगा नॉर्वे का, यूएस का, इंडिया का। इसको एग्जांपल के थ्रू हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे इन्फ्लुएंस होता है पॉलिसी मेकिंग यहाँ पे। दूसरा डिस्कशन है आज का, ये है टाइगर पॉपुलेशन पे कि टाइगर पॉपुलेशन अभी क्या है, क्या स्थिति है उनकी कंजर्वेशन का, प्रोजेक्ट टाइगर क्या था और भी कुछ नए इनिशिएटिव्स लाइक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या मेजर चैलेंजेस हैं आज की डेट में टाइगर कंजर्वेशन को लेके, ये हमारा फाइनल आर्गुमेंट होगा इस डिस्कशन में। जो तीसरा टॉपिक है आज का, वो है नेशनल पार्टी का स्टेटस। आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन पॉलिटिकल पार्टीज को नेशनल पार्टी का स्टेटस है, किसका किसका चला गया है, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया जाता है, और जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिलता है तो क्या उसको एडवांटेजेस होते हैं, क्या उसको अलग बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि अदर पॉलिटिकल पार्टीज को अवेलेबल नहीं होते। तो ये हमारा 3 डिस्कशन। जो भी कंटेंट है, कंटेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है फोरम लर्निंग हिंदी का, टेलीग्राम चैनल है वो लिंक, और वहां से आप जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कंटेंट को आप डाउनलोड कर लें रिवीजन के लिए। तो आज का जो पहला डिस्कशन है वो डेमोक्रेसी पे और पॉलिसी मेकिंग पे। बेसिकली हम इसमें ये देखेंगे किसी भी लोकतंत्र में जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो उसमें लोगों का कितना सहयोग होता है, कितना उनका योगदान होता है। देखिए, डेमोक्रेसी को कहा जाता है कि डेमोक्रेसी अब तक की सबसे अच्छी गवर्नेंस सिस्टम है। अब तक बहुत सारे सिस्टम्स ट्राई किए गए, लेकिन उसमें से डेमोक्रेसी में चाहे कितनी भी बुराइयां हों, लेकिन अभी तक का सबसे अच्छा सिस्टम है। उसके अच्छे होने का 2 कारण है। पहला कारण यह है कि जितने भी लोग हैं वहां पे, जितने भी वहां के नागरिक हैं किसी देश में, उनका बराबर सहयोग लिया जाता है किसी पॉलिसी मेकिंग में। मतलब कि वो अपनी बात रख सकते हैं जब भी पॉलिसी बनाई जाती है। कैसे वो अपनी बात रखते हैं, जब भी इंडिया में अगर आप देखें कि एमपी और एमएलए का इलेक्शन होता है, तो एमपी एमएलए असेंबली में जाते हैं या पार्लियामेंट में जाते हैं, तो वो जो लोग उनको इलेक्ट करके भेजते हैं उनकी बात वहां पर रखते हैं। तो कहने का मतलब ये कि लोकतंत्र में जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तो उस निर्णय में सभी लोगों का बराबर की भागीदारी होती है। दूसरी बात यह है इसमें कि सभी लोग पॉलिटिकली इक्वल हैं, कोई किसी से ज्यादा नहीं है। तो पहले आप देख लेंगे, पहले रजवाड़ी हुआ करते थे कि राजा का बेटा ही राजा होगा, लेकिन ऐसा अब नहीं है। अब कोई भी आम आदमी प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो हमारा यहां पर डिस्कशन ये है कि क्या लोकतंत्र में सभी लोगों का बराबर योगदान होता है पॉलिसी मेकिंग में। देखिए, जहां तक ये बात है कि सभी लोगों का बराबर योगदान होता है, डेमोक्रेसी ये बात कहती है, तो ये बात भी परफेक्ट डेमोक्रेसी की। लेकिन दुनिया में कहीं भी परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। तो किसी भी देश में कुछ तबका ऐसा है उस देश का जिसका कि सबसे ज्यादा प्रभाव है पॉलिसी मेकिंग पे। ये क्यों है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है अमेरिकन, जिनका नाम है मार्टिन गिलेंस। इन्होंने 2012 में एक स्टडी पब्लिश किया, एक रिसर्च करके स्टडी पब्लिश किया, और उनका जो सब्जेक्ट था रिसर्च का वो ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पॉलिसी मेकिंग पे किसका कितना ज्यादा प्रभाव है। तो इस कंक्लूजन पे आए कि जो वहां के एफ्लुएंट लोग हैं, जो वेल्दी लोग हैं, उनका सबसे ज्यादा प्रभाव है यूएस में पॉलिसी मेकिंग पे, और जो मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास में पुअर लोग हैं, उनका सबसे कम प्रभाव है पॉलिसी मेकिंग पे। कहने का मतलब यह है कि जो लोअर मिडिल क्लास है या फिर गरीब लोग हैं, उनका ओपिनियन बहुत कम लिया जाता है जब भी कोई निर्णय स्टेट वहां का लेता है। तो अब इसका एक कारण यह है कि जो कौन निर्णय लेता है, पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव लड़ती हैं, गवर्नमेंट बनाती है, वही निर्णय लेती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए। वो पैसा कहां से आता है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो फाइनेंस करती हैं, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो फाइनेंस करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर पावर में है तो उसका जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है, जहां से उसका फाइनेंस आ रहा है, उसके हित में वो काम करेगी। यही रीजन है कि अमेरिका में जो एफ्लुएंट लोग हैं उनका सबसे ज्यादा प्रभाव है पॉलिसी मेकिंग पे। लेकिन क्या ये बात
सही और डेमोक्रेसी के लिए भी इंडिया में भी अगर आप देखें तो जब से इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कीम आया है तब से कोई कंपनी कितना हो किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकती है और इस पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं कि कौन कंपनी किसको कितना किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना डोनेट की है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देखिए जिस तरह से यूएस में फाइनेंस हो रहा है इलेक्शंस का, वैसे ही इंडिया भी लगभग उसी रास्ते पे जा रहा है। लेकिन आप देखें कि और भी कुछ डेमोक्रेसी से लाइक यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में डेमोक्रेसी से जिनको बोला जाता है सोशलिस्ट डेमोक्रेसी, लाइक स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे, तो ये सब कुछ कंट्रीज हैं जिनको ये बोला जाता है कि वहां पे इनइक्वालिटी काफी कम है, लोग ज्यादा हैप्पी रहते हैं। तो हम यहाँ पे ये कंपेयर करेंगे कि क्या ये जो पॉलिसी मेकिंग है, पॉलिसी मेकिंग पे अलग अलग ग्रुप्स का कितना असर है, ये बात कितनी तथ्यात्मक है अगर बाकी सारे कंट्रीज को हम लें, बाकी सारे लोकतंत्रों को अगर हम लें। तो इसमें हम ये देखेंगे कि देखिए नॉर्वे एक ऐसी कंट्री है कि जहां पे इनइक्वालिटी सबसे कम है, लोगों में इनकम इनइक्वालिटी सबसे कम है, और दूसरी बात यह है कि पॉलिटिक्स में प्राइवेट मनी का सबसे ज्यादा मतलब कि प्राइवेट मनी का ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है पॉलिटिक्स में या फिर चुनाव लड़ने में। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये देखेंगे कि अगर नॉर्वे अगर एक सबसे नजदीक है परफेक्ट डेमोक्रेसी के, तो नॉर्वे में जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उन पे किसका कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, और अगर वहां के वेल्दी लोगों का इन्फ्लुएंस कम है तो क्यों कम है, और क्या नॉर्वे से हम लेसन ले सकते हैं। देखिए नॉर्वे पे जब मार्टिन गिलिस ने रिसर्च किया यूएस में, तो इन्हीं के रिसर्च से इंस्पायर होकर एक और रिसर्च हुआ जो कि नॉर्वे को लेकर रिसर्च हुआ, और नॉर्वे को लेकर रिसर्च इसलिए हुआ क्योंकि नॉर्वे में इनकम इनइक्वालिटी सबसे कम है, और दूसरी बात यह है कि पैसे का जितना उपयोग होता है पॉलिटिक्स में उस पर बहुत काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो जो हम नॉर्वे के बारे में अगर समझेंगे तो उसी से हम कंपेयर कर सकते हैं कि इंडिया में क्या स्थिति है, और इस पे जो भी आर्गुमेंट्स है इसको आप ऐसे में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल आप ऐसे में यूज कर सकते हैं, और चाहे वेलफेयर स्कीम्स हो चाहे इलेक्टोरल फाइनेंस हो, वहां पे इस आर्गुमेंट्स को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात देखें नॉर्वे में क्या है कि देखिए नॉर्वे में ये बात सही है कि जो पब्लिक पॉलिसी मेकिंग है वो जो वेल्दी लोग हैं उनको ज्यादा फेवर करती है, उनकी तरफ ज्यादा उसका झुकाव होता है। लेकिन फिर भी अगर हम नॉर्वे की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां की जो मिडिल क्लास है या फिर जो गरीब लोग हैं उनका ओपिनियन इंक्लूड नहीं किया जाता। अगर हम कंपेयर करें यूएस से, तो यूएस में जो एक्सट्रीम इन्फ्लुएंस है जो वहां के वेल्दी लोग हैं, लेकिन नॉर्वे में ऐसा नहीं है। तो नॉर्वे में जो पुअर और मिडिल क्लास हैं उनके भी ओपिनियन को गवर्नमेंट अकाउंट में लेती है जब गवर्नमेंट कोई बड़ा डिसीजन लेती है। तो पहली बात। दूसरी बात यह है, ऐसा वहां पर यह पाया गया कि जितने भी इकोनॉमिक इश्यूज है, आर्थिक मामलों में चाहे जो अमीर हो गरीब हो, सबके लगभग बराबर ओपिनियन लिए जाते हैं। कहने का मतलब ये बेसिकली एक रिसर्च हुआ, रिसर्च में देखा गया कि पिछले लगभग 50 सालों में या 50-60 सालों में कितने बड़े बड़े गवर्नमेंट ने डिसीजन लिए हैं, और उस गवर्नमेंट के डिसीजन में जैसे कि उस मामले को लेके अलग अलग कैटेगरी के लोगों का, लाइक जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा नहीं है, उनका क्या ओपिनियन रहा है, और गवर्नमेंट के डिसीजन में गवर्नमेंट का इवेंचुअली डिसीजन क्या रहा है, तो इससे ये पता चल जाएगा गवर्नमेंट के डिसीजन में किसका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। तो उसका एनालिसिस करने के बाद ये पता चला कि जितने भी इकोनॉमिक आर्थिक मामले थे, आर्थिक मामलों में जो अमीर हैं और गरीब हैं दोनों के ओपिनियन बराबर तरीके से अकाउंट किया गया, लिया गया है। ठीक है, और ये भी ये पाया गया कि वहां पे जो भी एडुकेटेड लोग हैं, जो शिक्षित लोग चाहे अमीर वर्ग से आ रहे हो गरीब वर्ग से आ रहे हो, उनका ओपिनियन सबसे ज्यादा मैटर करता है। वहां पे उनका जो ओपिनियन है सबसे ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, और इसमें यहां पे ये भी पाया गया कि जो पॉलिटिक्स और पैसा, राजनीति और पैसे में सब जो लिंक है वो बहुत कमजोर है नॉर्वे में। कहने का मतलब ये है कि पैसा ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सकता है नॉर्वे में जब भी चुनाव होते हैं। तो अब देखें उसमें बात यह है कि अगर नॉर्वे पॉलिसी मेकिंग में जो गरीब लोग हैं या फिर मिडिल क्लास हैं उनका भी इंफ्लुएंस है, तो उसके रीजंस क्या हैं? ऐसा क्या रीजन है कि नॉर्वे में इनइक्वालिटी कम है, या फिर ये कहें कि पॉलिसी मेकिंग में डिसीजन काफी जो लोअर क्लास है उनका जो ओपिनियन उसको लिया जाता है। पहला, अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो रीडिस्ट्रीब्यूटिव वेलफेयरिज्म मतलब वेलफेयर मतलब कि जनहित में काम करना, लोगों के हित में काम करना, और रीडिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कि देखें
एक तो हुआ कि नेशनल वेल्थ, किसी भी देश का संपत्ति क्या है, उस संपत्ति को वहां के लोगों में कैसे बराबर बराबर बांटा जाए, या फिर ये कहें कि जिसको ज्यादा जरूरत है उसको ज्यादा दिया जाए। तो होगा क्या कि जो इनइक्वालिटी है लोगों के बीच में वो कम हो जाएगी। तो मोटा आंसर रीडिस्ट्रीब्यूटिव वेलफेयरिज्म है। लेकिन इसको डिटेल देखें, आपको मैं 6 पॉइंट्स बताऊंगा कि क्यों नॉर्वे में जो पॉलिसी मेकिंग है सबके ओपिनियंस को अकाउंट में लेती है। पहला रीजन है कि यूनिवर्सल वेलफेयर स्कीम्स। देखिए, नॉर्वे में चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, जितने भी सोशल सेक्टर की स्कीम्स हैं वो यूनिवर्सल हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में की स्कीम्स टारगेटेड होती है पर्टिकुलर क्लास को लेके, पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को लेके, ऐसा नहीं है। नॉर्वे में कोई भी अगर स्कीम है वो सबके लिए है। अब इससे क्या होगा कि कोई ये शिकायत नहीं कर सकता कि हमारा टैक्स का पैसा है और गरीबों को गवर्नमेंट बांट रही है या फिर गवर्नमेंट गरीबों को फ्री में दे रही है, जैसे इंडिया में लोग शिकायत करते हैं। फ्रीबीज का टर्म यूज किया जाता है इंडिया में कि जो लोगों का टैक्स का पैसा है उसको अंधाधुंध तरीके से बांटा जाता है सिर्फ वोट लेने के लिए। तो इस तरह की कोई शिकायत नहीं कर सकता नॉर्वे में, क्योंकि नॉर्वे में जितने भी स्कीम्स है वो सबके लिए है। तो होगा या किसी भी स्कीम की लेजिटिमेसी बढ़ जाएगी, लोगों में एक्सेप्टेंस उसका बढ़ जाएगा। तो पहला कारण है यूनिवर्सल वेलफेयर स्कीम्स। दूसरा कारण है कि जो इनकम इनइक्वालिटी है वो सबसे कम है। ऑफ कोर्स जब गवर्नमेंट ने रीडिस्ट्रीब्यूटिव वेलफेयरिज्म अपनाया ये फिलॉसफी, तो लोगों में इनकम इनइक्वालिटी काफी कम है। और लोगों में अगर इनकम इनइक्वालिटी कम है तो वहां पे जो एफ्लुएंट लोग हैं, एफ्लुएंट लोगों के पास कुछ ज्यादा एडवांटेज नहीं कि वो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर पाए। अमेरिका में देखिए, अमेरिका में भी इनइक्वालिटी है, इंडिया में भी काफी ज्यादा इनइक्वालिटी है। तो जहां पे इनइक्वालिटी ज्यादा रहेगा, जिसके पास ज्यादा पैसा रहेगा वो ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा पॉलिटिक्स को। लेकिन नॉर्वे में चूंकि इनकम इनइक्वालिटी काफी कम है, तो वहां पे जो वेल्दी लोग हैं वो ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते वहां की राजनीति को। अगला कारण यह है कि पॉलिटिकल फाइनेंस, यानी कि इलेक्टोरल फाइनेंस बात हो रही है यहाँ पे, कि जब भी चुनाव लड़ा जाता है उसमें प्राइवेट मनी का कितना इस्तेमाल होता है। प्राइवेट मनी मतलब कि कोई नागरिक है पैसा दे रहा है या फिर कोई प्राइवेट कंपनी पैसा दे रही, डोनेट कर रही है पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव लड़ने के लिए। तो नॉर्वे में क्या होता है कि नॉर्वे में जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज का पैसा खर्च होता है चुनाव लड़ने में, उसका 2/3 पैसा वहां का स्टेट देता है। यानी कि कह सकते हैं आप तरकी की जो इलेक्शन का फाइनेंस है उसको सब्सिडाइज करता है नॉर्वे स्टेट। ठीक है, तो अब बात यह है कि अगर नॉर्वे स्टेट फाइनेंस कर रहा है तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर प्राइवेट कंपनी से डोनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आवश्यकता नहीं होगी। तो अगर डोनेशन की आवश्यकता नहीं होगी तो उनका जो इन्फ्लुएंस है पॉलिसी मेकिंग पे वो भी काफी कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात इसमें और मैं ऐड कर दूं कि पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट्स पे जितने भी राजनीतिक विज्ञापन जाते हैं टेलीविजन पे, उस पे बैन है नॉर्वे में। अमेरिका में अगर आप देख लें कि जब भी चुनाव होता है तो टेलीविजन पे पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट जाता है, राजनीतिक विज्ञापन जाते हैं, उससे क्या होता है कि जो खर्चा है पॉलिटिकल पार्टीज का वो काफी बढ़ जाता है। तो खर्चा काफी बढ़ जाता है। दूसरी बात यह है कि जो कैंडिडेट टू कैंडिडेट के बीच में डिस्पैरिटी है, किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, तो जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा एड्स दे सकता है, जिसके पास कम पैसा है वो कम पैसा ऐड दे सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट पे रोक बैन है नॉर्वे में, तो उससे क्या होगा कि जो डिस्पैरिटी से कैंडिडेट के बीच में फर्क है पैसे को लेकर वो कम हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि ओवरऑल पैसे का रोल कम हो जाएगा चुनाव लड़ने में। ठीक है, फिर आगे से बात यह है कि नॉर्वे में जो ट्रेड यूनियंस हैं वो अभी भी काफी स्ट्रांग हैं, क्योंकि आप देखें कि नॉर्वे वगैरह में, नॉर्वे सोवियत से सटा हुआ है बिल्कुल रीजन वेस्टर्न यूरोप का, पहले जब सोवियत यूनियन था तो कम्युनिस्टों को कैसे दूर रखना या फिर कि ये कहें कि कम्युनिस्ट ओवरटेक न हो, उसके लिए क्या हुआ कि उन्होंने वेलफेयर की तरफ मूव की वो कंट्रीज की, कुछ जो अच्छी पॉलिसीज है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स की उनको अपनाया जाए। तो ट्रेड यूनियन कहां का कैरेक्टरिस्टिक्स है? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स का। तो ट्रेड यूनियन अभी भी नॉर्वे में स्ट्रांग है, इंडिया में भी स्ट्रांग थे ट्रेड यूनियंस, यूएस में भी स्ट्रांग थे, लेकिन पहले थे, अब नहीं। जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ तब से ट्रेड यूनियंस का रोल काफी कम हो गया, लेकिन नॉर्वे में अभी ट्रेड यूनियंस स्ट्रांग है। और ट्रेड यूनियंस किससे लिंक्ड है? एक नॉर्वे की लेबर पार्टी उससे लिंक्ड है वो, और उससे लिंक्ड है वो तो वहां की जो सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसी उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। और ट्रेड यूनियंस अगर पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो एक तरह कह सकते हैं कि वो काउंटर वेट की तरह काम कर रहे हैं। जितने भी वहां पे वेल्दी इंडिविजुअल्स या फिर बड़ी बड़ी एमएनसी से उनको वो काउंटर करते हैं या फिर उनको बैलेंस करते हैं। तो अगर कुछ प्राइवेट एंटिटीज हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं
उनका ओपिनियन को लिया जाता है या फिर वो इन्फ्लुएंस करती है गवर्नमेंट के डिसीजंस को, तो ट्रेड यूनियंस भी उतने ही इन्फ्लुएंस करते हैं। और ट्रेड यूनियंस हमेशा जो इंप्लॉयज होते हैं, जो कामगार लोग होते हैं, उनके हित की बात करते हैं। ठीक है, तो ये बात है। अच्छा, कुछ और पॉइंट्स हैं इसमें। पॉइंट्स जो नेक्स्ट पॉइंट वो ये है कि जितने भी वहां के पार्लियामेंटेरियंस हैं, जैसे कि इंडिया में लोकसभा सदस्य हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, स्टेट असेंबली मेंबर्स हैं, आप देखें कि जो नेट वेल्थ है नॉर्वे के पार्लियामेंटेरियंस का वो 0 है। अगर सब उनका टैक्स, जो भी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उनको अगर देखा जाए तो जितना वो उनके पास वेल्थ है या फिर जितने वो कर्ज में सब मिला जुला सब अगर काउंट किया जाए तो उनके पास जो नेट वेल्थ है वो 0 है। तो कोई ये लांछन नहीं लगा सकता, कोई ये आरोप नहीं लगा सकता कि जैसे कि होता है कि अगर कोई अमीर लोग कहीं बैठे हैं तो हमेशा वो अमीर लोगों के ही बारे में डिसाइड करेंगे या फिर उनका जो डिसीजन होगा अमीरों के प्रति बायस्ड होगा। तो ये इस तरह का कोई आरोप नहीं लगाया सकता नॉर्वे में। अगला पॉइंट मजेदार है, क्योंकि नॉर्वे में एक कानून है, बेसिकली यहाँ पे वुमेन्स को लेकर बात हो रही है कि नॉर्वे में एक कानून है कि जितने भी गवर्नमेंट के संस्थान है, उन सरकारी संस्थानों में जो महिलाएं हैं, महिलाओं का एक प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। मतलब कि देश में जितनी उनकी संख्या है उसके प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जैसे इंडिया में बात होती है वुमेन रिजर्वेशन बिल की, 33% रिजर्वेशन देने के लिए, हालांकि वो अभी बिल नहीं पास हुआ पिछले 50 सालों में तमाम प्रयास के बावजूद भी। तो वहां पे नॉर्वे में ऐसा है कि सभी संस्थाओं में महिलाओं का एक अच्छा भागीदारी है। अब उससे क्या होता है कि देखिए, किसी भी देश में जो महिलाएं हैं उनके पास जो वेल्थ है वो कंपैरेटिवली कम होता है पुरुषों से। तो आप देखिए कि अगर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट संस्थाओं में, सरकारी संस्थाओं में, तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो लोअर इनकम ग्रुप है उसका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, क्योंकि महिलाओं का जो वेल्थ है वो कंपैरेटिवली कम होता है पुरुषों से। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी है। तो कहीं ना कहीं जो नीचे का तबका है उसका प्रभाव ज्यादा है नॉर्वे में। अब देखें इससे क्या, नॉर्वे का जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया, पहली बात मैंने आपको ये बताया कि नॉर्वे में जो स्कीम्स हैं वो यूनिवर्सल हैं, टारगेटेड नहीं, सभी के लिए हैं, एक्सेप्टेंस ज्यादा है। अगर गवर्नमेंट सभी के लिए बराबर तरीके से काम करे तो इनइक्वालिटी कम होगा। इनकम इनइक्वालिटी काफी कम है वहां पे, क्योंकि वहां पे जो वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी अच्छा है, काफी इफिशियंट है वहां पे। दूसरी बात है कि पॉलिटिकल फाइनेंस का, चुनाव लड़ने में जो प्राइवेट मनी है उसका इस्तेमाल काफी कम होता है। तीसरी बात है कि ट्रेड यूनियंस वहां पे काफी स्ट्रांग है, हमेशा ट्रेड यूनियंस गरीबों के जो कामगार लोग हैं उनके हित की बात करते हैं। उसके आगे फिर मैंने आपको ये कहा कि जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं वहां पे उनका जो वेल्थ है वो काफी कम है। और लास्ट में मैंने आपको ये समझाया कि जो वीमेन से, जो महिलाएं हैं, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है सरकारी संस्थाओं में वो काफी ज्यादा है। तो अगर नॉर्वे में पॉलिसी मेकिंग में जो मिडिल क्लास और गरीब तबका है उसका ओपिनियन को अकाउंट में लिया जाता है या फिर उसका इन्फ्लुएंस होता है पॉलिसी मेकिंग पे, इसके क्या इससे क्या पता चलता है हमें? लेकिन नॉर्वे का जो हमारा डिस्कशन तो से पता चलता है कि किसी भी डेमोक्रेसी में अगर इनइक्वालिटी कम है तो पहली बात तो ये है कि जितने भी एजुकेटेड लोग हैं उनका ज्यादा इंपैक्ट होगा पॉलिसी मेकिंग पे, या फिर ये कहें कि पॉलिसीज वहां पे ज्यादा रेस्पॉन्सिव रहेंगी जो गरीब लोग हैं उनके लिए। ठीक है, दूसरी बात इसमें यह है कि अगर पैसे का इस्तेमाल कम हो जाए, पैसे का इस्तेमाल चुनाव लड़ने में कम हो जाए, और दूसरी बात यह है कि अगर कोई काउंटर वेलिंग फोर्स हो, लाइक ट्रेड यूनियंस हो जो काउंटर कर सके विरोधी लोगों को, अगर पैसे का प्रयोग कम हो रहा है चुनाव में और ट्रेड यूनियंस अगर हैं तो वहां पे एक बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट कोई निर्णय लेती है तो दोनों सभी पक्षों का जो ओपिनियन है उसको ध्यान में रख के गवर्नमेंट निर्णय लेगी। ठीक है, तो इसको अगर हम कंपेयर करें नॉर्वे का सिचुएशन है उससे अगर हम कंपेयर करें इंडिया में, तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में अगर आप देखें कि इंडिया में जो पॉलिटिकल फाइनेंस है, आप देखें कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पार्टीज को डोनेट किया जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं कि कौन कंपनी है किस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रही है। जो एडीआर का एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का डाटा है उसके हिसाब से ही पता चलता है कि मेजॉरिटी ऑफ फाइनेंस है वो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी को जा रहा है। तो पैसे का रोल है पॉलिटिक्स में। अब यही आप देखें कि इंडिया में जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा में कुछ 20 करोड़ के आसपास जो एवरेज वेल्थ है लोकसभा मेंबर्स का, वो वेल्थ है। राज्यसभा में अगर यही एवरेज वेल्थ लगभग 80 करोड़ रुपए का है।
महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में अराउंड 10.5% है लोकसभा में। अगर स्टेट असेंबलीज की बात करें तो वहां पर नंबर और भी ज्यादा खराब है, लगभग 9 या 9.5% कुछ रिप्रेजेंटेशन है स्टेट असेंबलीज में। तो कहने का मतलब यह है कि इंडिया में की इलेक्शंस में पैसे का रोल काफी ज्यादा है, तो इसलिए आप देखें, और पैसे का रोल ज्यादा है ऑफ कोर्स, और दूसरी बात यह है कि इनइक्वालिटी काफी ज्यादा है। तो इंडिया में जो इनकम इनइक्वालिटी वो बढ़ रही है, और ये भी एक एलिगेशन लगाया जाता है कि जितनी भी गवर्नमेंट से डिसीजन ले रही है ये अमीरों के पक्ष में ले रही है, और उससे क्या हो रहा है, जो इनइक्वालिटी है वो लगातार और बढ़ता जा रहा है। खासकर ये आरोप लगाया जाता है जब से इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म्स हुए 1991 के बाद से, कि उसके बाद से जो गवर्नमेंट ने जितने भी डिसीजंस लिए, उन डिसीजंस का एक आउटकम ये रहा कि इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी लगातार बढ़ती जा रही है, गरीबों और अमीरों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। तो ये था हमारा डिस्कशन डेमोक्रेसी और पॉलिसी मेकिंग पे। जो दूसरा टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है टाइगर की पॉपुलेशन पे। अभी 50 साल पूरे हुए इस साल प्रोजेक्ट टाइगर को, और गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन्होंने अनाउंस किया। बेसिकली अलायंस होगा जो बिग कैट्स हैं, जो कैट की फैमिली में जो जानवर हैं, लाइक लायन हुए, टाइगर हुए, लियोपार्ड हुए, स्नो लियोपार्ड हुए, इनको बचाने के लिए। ठीक है, तो इस मौके पे प्राइम मिनिस्टर ने मैसूर में जो टाइगर सेंसस है उसको अनाउंस किया कि टाइगरों का सेंसस क्या है, जो लेटेस्ट डाटा के हिसाब से। तो यहां पे प्राइम मिनिस्टर जो टाइगर सेंसस उसको अनाउंस किया, और जो लेटेस्ट टाइगर सेंसस है वो है 3167, 3167। ये जो एस्टिमेट ये प्रोविजनल है, क्योंकि ये प्रोविजनल एस्टिमेट इसलिए है क्योंकि जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है जो नंबर जारी करती है, बेसिकली एक रेंज होता है कि मिनिमम टू मैक्सिमम, और उसका जो एवरेज निकाला जाता है उससे पता लगाया जाता है कि एक्चुअल लगभग कितना टाइगर है इंडिया में। तो दरअसल होता क्या है कि जितना भी जो भी टाइगर का अनुमान लगाया जाता है वो एक्यूरेट, वो एग्जैक्ट अनुमान नहीं होता है, इतने ही टाइगर हैं। एक रेंज बताया जाता है कि इतने मिनिमम इतने हो सकते हैं, मैक्सिमम इतने हो सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि पहले कैमरा के थ्रू ये देखा जाता है कि कौन कौन यूनिक कैमरा टैपिंग्स में आए हैं, और जो नहीं आए हैं उनका कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड से जिसके साथ पता लगाया जाता है कि देश में कितने टाइगर्स हैं। ठीक है, तो टाइगर्स की संख्या जब से गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर लाया, या फिर ये कहें कि पिछले लगभग 2006 में जब पहली बार टाइगर सेंसस हुआ था, उस समय 1411 थे। आपने सुना होगा उस समय महेंद्र सिंह धोनी ऐड करते थे अवेयरनेस फैलाने के लिए कि कैसे जो टाइगर से उनको प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, तो 2006 में जब पहली बार नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने सेंसस किया, काउंट किया टाइगर्स के नंबर, उसके बाद से आप देखिए कि जो टाइगर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। फिर ये कहें कि प्रोजेक्ट टाइगर का असर है कि जो टाइगर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। ठीक है, तो अभी जो नंबर है ये प्रोविजनल नंबर है 3167 है, और ये जो है एक अभी जो प्रोविजनल नंबर है, फाइनल नंबर नहीं है। फाइनल नंबर जो आएगा तो एवरेज के बीच में आएगा, और ये पता चलेगा, और ये अनुमान है कि टाइगर संख्या भी और ज्यादा होगी। अब कुछ बात करें जो 5 मेजर टाइगर जोन्स हैं। देखिए इंडिया में 5 मेजर टाइगर जोन्स हैं। जो पहला टाइगर जोन है वो शिवालिक हिल्स और गंगेटिक प्लेन्स। ठीक है, ये है पहला जोन। दूसरा जोन है सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, ये है दूसरा जोन। तीसरा जोन है नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। चौथा जोन है सुंदरबंस वेस्ट बंगाल के कोस्ट पे, और जो पांचवा जोन है वो वेस्टर्न घाट्स है। तो जो लेटेस्ट टाइगर सेंसस है उसके हिसाब से पता चल रहा है कि जो देश में 5 टाइगर जोन्स हैं उसमें 4 टाइगर जोन्स में जो टाइगर्स का नंबर है वो बढ़ा है, और एक टाइगर जोन में घटा है। घटा किसमें है? वेस्टर्न घाट्स का जो जोन है उसमें घटा है। आपको मैं मैप पे दिखा देता हूं, यहाँ पे मैप इनफैक्ट नहीं है यहाँ पे। एनीवे, तो भारत में शिवालिक और गंगेटिक प्लेन्स पहला, सेंट्रल इंडिया फिर ईस्टर्न घाट्स, आप देखिए फिर नीचे वेस्टर्न घाट्स है, सुंदरबन से फिर नॉर्थ ईस्ट एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। ठीक है, तो एक एरिया आप देखें कि जो वेस्टर्न घाट है सबसे ज्यादा बायोलॉजिकली डाइवर्स एरिया, लेकिन बट फिर भी यहाँ पे भी जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो कम बताई गई है। इनफैक्ट ये कहा गया है कि जो पिछला काउंट था उसमें 871 टाइगर्स थे, अब ये घट के 824 हो गए हैं। ठीक है,
हालांकि भले ही वेस्टर्न घाट्स में कम हुए हों, लेकिन जितने भी जोन्स हैं सब में जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है टाइगर्स कंजर्वेशन में, वो आ रही है डिफोरेस्टेशन का, जंगलों का धीरे धीरे खत्म होना, पहली बात। दूसरी बात है जो टाइगर्स का हैबिटेट है उसका खत्म होना। तो अलग अलग कारण है इसके, चाहे वो अनरेगुलेटेड ग्रेजिंग की जा रही हो, चाहे एग्रीकल्चर में लैंड को कन्वर्ट किया जा रहा हो, चाहे तमाम कारण है जिसकी वजह से जो टाइगर के हैबिटेट्स हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें अभी डिस्कस करेंगे कि जो प्रोजेक्ट टाइगर था ये क्यों आया, क्या इसका यूनिक अप्रोच था और क्या अभी चैलेंजेस हैं। देखें, दुनिया भर में 1970s में पहली बार ये पता चला कि जो टाइगर्स हैं ये काफी तेजी से कम होते जा रहे हैं। ठीक है, और टाइगर्स का कम होने का दो कारण था। पहला कारण था कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो पर्यावरण है उसका धीरे धीरे खत्म होना, वो पर्यावरण जहां पे टाइगर्स रहते हैं। और दूसरी बात ये थी पोचिंग। तो आप देखिए कि पोचिंग की वजह से काफी सारे कंट्रीज में, 1970s की बात कर रहा हूं, काफी सारे कंट्रीज में टाइगर एक्सटिंक्ट हो चुके थे। इंडिया में पोचिंग काफी ज्यादा थी और गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर लाया इसलिए कि पोचिंग को रोका जाए और टाइगर्स की संख्या उसको कंजर्व किया जाए। प्रोजेक्ट टाइगर का यूनिक एस्पेक्ट क्या था? देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर में क्या था कि ऐसा नहीं था कि कोई बार्ब्ड वायर लगा के या फिर एक रिंग फेंस करके कंजर्वेशन हो रहा हो। देखिए, जो टाइगर रिजर्व्स हैं ये कोइंसाइड करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी, नेशनल पार्क से भी, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है कि प्रॉपर फेंसिंग करके इनका कंजर्वेशन किया जा रहा हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज थे, जो आदिवासी या फिर जंगल में रहने वाले लोग हैं, उनके प्रॉपर सहयोग से टाइगर्स का कंजर्वेशन किया जाने लगा। तो दो बातें हैं, दो यूनिक एस्पेक्ट्स हैं प्रोजेक्ट टाइगर के। पहला कि किसी तरह की रिंग फेंसिंग नहीं थी, दूसरा कि जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज है उनके पार्टिसिपेशन के थ्रू जो टाइगर्स को कंजर्व किया जाने लगा। अब देखें अभी चैलेंजेस क्या हैं। अभी बेसिकली, अच्छा इसमें एक बात मैं और आपको बता दूं कि जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था तो उस समय टोटल 9 टाइगर रिजर्व थे, अब ये बढ़ के 53 टाइगर रिजर्व हो गए, 53। उस समय जो एरिया था जितना टाइगर रिजर्व के अंडर में आ रहा था वो था लगभग आपको बता दूं मैं 18,000 से कुछ 18,000 समथिंग, अप्रोक्स लगा 18,000 किलोमीटर स्क्वायर। अभी ये मोर देन 75,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया टाइगर रिजर्व के अंडर में आता है। कहने का मतलब ये कि ये जो एरिया है अभी 75,000 किलोमीटर वर्ग का, ये लगभग 2.3% ऑफ इंडिया टोटल लैंड एरिया है। मतलब कि भारत के 2.3% क्षेत्र में टाइगर रिजर्व अभी हैं। तो लेकिन इसमें बात यह है कि भले ही इतना बड़ा क्षेत्र आपको दिख रहा हो, लेकिन भारत के कुछ ही ऐसे रिजर्व्स हैं जहां पे कि जो टाइगर्स की संख्या है वो कंसंट्रेटेड है, काफी ज्यादा टाइगर्स वहां पे हैं, और उन रिजर्व्स का जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, तो उन रिजर्व्स का जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कम होता जा रहा है। अब इसके लिए क्या करना होगा कि कैरिंग कैपेसिटी कम होता है। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना यह है कि अभी जो एग्जिस्टिंग टाइगर रिजर्व्स हैं, जो 53 टाइगर रिजर्व्स हैं, ये 4,000 टाइगर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। अभी अगर गवर्नमेंट ने ये कहा कि 31,167 टाइगर्स हैं, तो जो अवेलेबल टाइगर रिजर्व्स हैं वो सिर्फ 4,000 तक सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर संख्या बढ़ रही है तो जरूरी है कि और भी अलग अलग क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित किया जाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी हर 1-2 साल 4 साल पे अलग अलग टाइगर रिजर्व बनाती रहती है। तो पहला कंसर्न है कैरिंग कैपेसिटी का। दूसरा कंसर्न है कि थ्रेट टू रिजर्व्स, जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनके लिए समस्याएं हैं। समस्या पहली बात यह है कि इंक्रोचमेंट चाहे आप कहें कि जो टाइगर रिजर्व के एरिया है या फिर जहां पे बाघों का एरिया, क्योंकि देखिए बाघ जो है सिर्फ टाइगर रिजर्व में नहीं रहते हैं, वो रिंग फेंस्ड एरिया नहीं है, वो जो रिजर्व है उसके बाहर भी काफी ज्यादा टाइगर्स रहते हैं। तो इंक्रोचमेंट, चाहे जो लैंड है उसको कन्वर्ट किया जा रहा हो एग्रीकल्चर लैंड में, या फिर कोई लीनियर प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा हो लाइक रोडवेज, रेलवेज, तो ये एक चैलेंज है इंक्रोचमेंट का। फिर हंटिंग का, जो मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का है, अनरेगुलेटेड ग्रेजिंग का है, फॉरेस्ट फायर का है, माइनिंग का है। तो तमाम जो चैलेंजेस है वो जो थ्रेट्स हैं वो कंजर्वेशन को लेके, टाइगर्स को लेके हैं। ठीक है, तो तीसरी बात ये है कि देखिए जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं
वो उन एरियाज में है जहां पे फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज रहती हैं, जो जंगलों में रहने वाले लोग वो रहते हैं। अब समस्या ये है कि अगर टाइगर रिजर्व को लेकर, कंजर्वेशन को लेकर, उनका रिजर्व को, उनकी एरिया को और बढ़ाया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो ये कम्युनिटीज रहती हैं जंगलों में, इनके साथ फ्रिक्शन होगा, कहीं ना कहीं विवाद पैदा होगा। इनका जो लिवलीहुड है, इनका जो एक तो कह सकते हैं कि हमेशा से इस जगह पर रहते हैं, इनका जो अधिकार है, इनके अधिकार का वर्णन होना शुरू होगा। तो अभी 3 चैलेंजेस हैं टाइगर कंजर्वेशन को लेके। जो पहला चैलेंज है वो है कि कैरिंग कैपेसिटी टाइगर रिजर्व्स का वो अब ऑलमोस्ट सैचुरेट होता हुआ दिख रहा है। दूसरा है जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनके लिए क्या चैलेंजेस है, क्या थ्रेट्स हैं। और तीसरा है कि कैसे एक समन्वय बैठाया जाए टाइगर कंजर्वेशन में और जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज है उनके बीच में। ठीक है, तो ये है कुछ चैलेंजेस। हालांकि जो कैरिंग कैपेसिटी की बात है तो गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि कैसे जो टाइगर्स है उनको ट्रांसलोकेट किया जाए, मतलब कि ऐसी जगहों पे उनको भेजा जाए जहां पे कि टाइगर्स पॉपुलेशन कम है या बिल्कुल खत्म हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने तय किया कि कंबोडिया में कुछ 50 साल पहले टाइगर्स बिल्कुल विलुप्त हो गए थे। तो जैसे इंडिया ने चीता लाया अफ्रीका से, वैसे इंडिया भेज सकता है टाइगर्स कंबोडिया में, कि वहां पे जो टाइगर्स के पॉपुलेशन को रीइंट्रोड्यूस किया जाए और वहां पे संख्या उनकी बढ़ाई जाए। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्कशन टाइगर्स को लेके। जो लास्ट डिस्कशन है वो नेशनल पार्टी को लेके है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी अनाउंस किया कि आम आदमी पार्टी जिसके नेता अरविंद केजरीवाल हैं, उसको नेशनल पार्टी का स्टेटस दे दिया गया है। इंडिया में 2 तरह का स्टेटस होता है, नेशनल पार्टी का और स्टेट पार्टी का। ठीक है, इसके अलग अलग बेनिफिट्स हैं। लेकिन वहीं पे जहां पे आम आदमी पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस मिला, वहीं पे तृणमूल कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इनका जो नेशनल पार्टी का स्टेटस है उसको विड्रॉ कर लिया गया, हटा दिया गया है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ने पिछले 2 लोकसभा इलेक्शंस कौन कौन से, 2014 के और 2019 के और 20, अभी तक जो 2014 से लेकर अब तक 21 स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हुए हैं, इनका एनालिसिस के बाद, इनको रिव्यू करने के बाद इस निर्णय पे आया कि जो 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, टीएमसी, सीपीआई और एनसीपी, इनको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा इनका हटा देना चाहिए, क्योंकि ये क्वालिफाई नहीं करती जो क्राइटेरिया है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी नई पॉलिटिकल पार्टी, ये क्वालिफाई करती है इस क्राइटेरिया के, इसलिए इसको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिल गया। ठीक है, अभी जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिला हुआ है वो है बीजेपी रूलिंग पार्टी, कांग्रेस प्रोमिनेंट ऑपोजिशन पार्टी, एनपीपी, सीपीआई मार्क्सिस्ट, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी। ये 6 पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनको जो कि नेशनल पार्टी इंडिया में हैं अभी। ठीक है, तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का देखिए महत्व क्या होता है। देखिए इलेक्टोरल महत्व ये होता है कि इनका प्रेजेंस कुछ इस तरह का होता है कि इनको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। हालांकि आप देखिए कि ये नहीं कह सकते कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ है तो देश के राजनीति में उसका काफी ज्यादा असर होगा, ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि आप देखें कि बहुजन समाज पार्टी है, उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन सेंट्रल पॉलिटिक्स में वो बहुत ज्यादा रोल नहीं करती। लेकिन कुछ ऐसी पार्टीज है जो कि जिनको कि नेशनल पार्टी का दर्जा नहीं है, लाइक डीएमके फिर भी जो नेशनल पॉलिटिक्स में काफी बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, तो जरूर एक तरह का स्टेटस मिल जाता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि जो नेशनल पार्टीज हो गई हैं उनका सबसे ज्यादा महत्व होता है देश के राजनीति में। ठीक है, अच्छा अब ये कैसे डिसाइड किया जाता है, क्या क्राइटेरिया है। जो क्राइटेरिया दिया गया है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी या फिर स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का डिसाइड करने के लिए, वो स्टेटस देने के लिए, वो पहली बार बात की गई थी इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर एक्ट ऑर्डर 1968, बेसिकली इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर्स 1968। इसमें क्या बात की गई है, देखें अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2019 में एक हैंडबुक इशू किया पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन सिंबल्स, उसमें भी बात की गई थी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा तब दिया जाएगा जब या तो वो 4 या फिर 4 से ज्यादा स्टेट्स में एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हो, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज किया गया हो, या फिर जो लास्ट असेंबली इलेक्शन या फिर लोकसभा इलेक्शन हुआ है उसमें 6% वोट पोलिंग हुई हो। जो पिछला लोकसभा इलेक्शन हो या फिर असेंबली इलेक्शन हो तो टोटल जो उस इलेक्शन में 6% वोट पोलिंग किया गया हो। ठीक है, और उसके पास 6% वोट हो प्लस 4 लोकसभा में एमपीज हो। ठीक है, तो जो लास्ट लोकसभा का इलेक्शन हुआ है उस इलेक्शन में उसके 4 एमपीज चयन होके गए हो लोकसभा में। ठीक है,
या फिर वो लोकसभा में, यहां जो थर्ड क्राइटेरिया है उसमें वोट परसेंटेज की कोई बात नहीं कही गई है, सिर्फ ये कहा गया है जितना भी लोकसभा का सीट है उसका 2% सीट उस पॉलिटिकल पार्टी के पास हो। तो अगर लोकसभा में 543 सीट है, ठीक है, तो 543 सीट में से लगभग आप उसको कह सकते हैं कि 11 सीट उस पॉलिटिकल पार्टी के पास हो, तब जाके वो ये कहलाएगा कि वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा उसको मिलेगा। तो 3 क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया ये है कि वो 4 या 4 से अधिक स्टेट्स में वो एक रिकॉग्नाइज पार्टी हो। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि उसमें 6% वोट्स उसको मिले हों जो 4 या फिर 4 से ज्यादा स्टेट्स में या फिर लोकसभा इलेक्शन में, ठीक है, और 4 उसके एमपीस गए हों। तीसरा क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट 11 एमपीस हों उसके लोकसभा में। अब किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिलता है तो उसको क्या एंटाइटलमेंट्स, उसको क्या उसको बेनिफिट्स मिलते हैं। देखें, पहली बात तो यह है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल है वो सिंबल रिजर्व कर दिया जाता है सिर्फ उसके लिए। तो इलेक्शन कमीशन के पास एक रिजर्व है सिंबल्स का, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको दिया जाता है, या फिर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको दिया जाता है। तो वो एक रिजर्व है इलेक्शन कमीशन के पास, और उन्हीं सिंबल्स में से अलग अलग जो कैंडिडेट्स उनको दिया जाता है वो सिंबल। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक ही सिंबल को अलग अलग सीटों पे अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व को दिया गया हो। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जब नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा उसको दिया जाता है तो उसका जो सिंबल है वो उसके लिए सिर्फ रिजर्व हो जाता है। तो अगर आम आदमी पार्टी का जो सिंबल है, अगर वो झाड़ू है, ठीक है, अगर वो झाड़ू है तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के ही कैंडिडेट्स को मिलेगा वो झाड़ू का सिंबल, और किसी को नहीं मिलेगा। फिर इसमें यह है कि नेशनल कैपिटल में यानी दिल्ली में लैंड मिलता है, ठीक है, गवर्नमेंट को लैंड अलॉट करना पड़ता है उस पॉलिटिकल पार्टी को ऑफिस खोलने के लिए। दूसरा एंटाइटलमेंट। तीसरा क्या है कि जो नंबर ऑफ स्टार कंपेनर्स हैं, कितनी स्टार कंपेनर्स हो तो उसको लिमिट होता है। तो जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो स्टेट पार्टीज हैं, उनके कंपैरिजन में जो स्टार कैंपेनर्स वो ऑलमोस्ट डबल होते हैं जो भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके पास, ठीक है। तो कितने स्टार कैंपेनर्स इसका अनुमति लेनी पड़ती है इलेक्शन कमीशन से, और जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उसकी 2 कॉपीज मिलती हैं जो भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको, ठीक है। तो ये 4 मेजर एंटाइटलमेंट्स हैं। अब बात हम करते हैं जो स्टेट पार्टी हैं, किन ग्राउंड्स पे उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है स्टेट पार्टी। पहली बात यह है कि स्टेट में जो असेंबली इलेक्शंस हुए हैं उसमें 6% वोट उनको मिला हो, ठीक है, और एटलीस्ट 2 एमएलए उनके चुन के गए हों, ठीक है, ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि जो लास्ट लोकसभा इलेक्शन हुआ है उस स्टेट के लिए उसमें उनको 6% का वोट मिला हो और एटलीस्ट 1 एमपी उनका चुन के उस स्टेट से गया हो। फाइन। और तीसरा क्राइटेरिया ये है कि अगर जो असेंबली इलेक्शन हुआ है उसमें या तो 3% सीट्स, जो टोटल असेंबली की सीट्स उसके 3% सीट्स कोई पॉलिटिकल पार्टी जीती हो, या फिर 3 सीट जीती हो, जो सबसे ज्यादा हो। अगर मैं उदाहरण तौर पर बताऊं आपको, यूपी में अगर 403 सीट है तो 3% सीट का मतलब ये हुआ कि लगभग 12 सीट। तो 3 सीट या फिर 12 सीट, तो 3 और 12 में 12 ज्यादा है। तो यूपी में अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा लेना है तो उसको 12 सीट जीतना पड़ेगा, ठीक है। ये तीसरा क्राइटेरिया है। और चौथा क्राइटेरिया फ्रैक्शन बेसिस पे है कि 1 एमपी, अगर उस स्टेट में 25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो हर 25 एमपी पे 1 एमपी उस पॉलिटिकल पार्टी का हो। तो अगर यूपी में 80 एमपीज जाते हैं वहां से, तो 3 एमपीज एटलीस्ट उस पॉलिटिकल पार्टी का हो, या फिर कुछ फ्रैक्शन अलाउड किया जाता है अलग अलग स्टेट्स के लिए, क्योंकि सभी स्टेट्स में 25, काफी सारे स्टेट्स में 25 से कम वहां की टोटल सीट ही है वहां पे, तो अलग फ्रैक्शन अलाउड किया जाता है। फिर जो लास्ट क्राइटेरिया वो ये है कि असेंबली इलेक्शंस में अगर कोई सीट भले ही ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिला हो तो एटलीस्ट 8% वोट सिक्योर किया उस पार्टी ने, चाहे असेंबली इलेक्शन में या फिर लोकसभा इलेक्शन में। तो 5 क्राइटेरिया है स्टेट पार्टी के लिए और 3 क्राइटेरिया है नेशनल पार्टी के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्कशन हिंदू एनालिसिस का। थैंक यू वेरी मच।